Hello everyone, I hope you all are doing well. So our today's chapter is Combustion, Flame and Fuels. This is the chapter number 6 of your book. Okay, so the first term is combustion. What do we mean by combustion? The burning of a substance in the presence of oxygen is known as combustion. किसी भी सब्सटेंस का बर्न होना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कहलाता है? कंबशन कहलाता है. ओके, अब कंबशन जो है हमें क्या क्या देता है? इट गिव्स ऑफ हीट एंड लाइट. जब भी कोई सब्सटेंस का कंबशन होगा तो हमें क्या मिलेगी? हीट और लाइट मिलेगी. ओके, एंड इट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. What does it mean by exothermic reaction? It is a type of reaction जिसमें कि आपकी heat energy evolve होती है. Okay? There are basically two types of reaction. One is exothermic and another is endothermic. कुछ reactions ऐसी होती हैं जिसमें हमें heat देनी पड़ती है. उन्हें हम क्या बोलते हैं? Endothermic. क्या बोलते हैं उन्हें? Endothermic. ठीक है. लेकिन एक्सोथर्मिक में क्या होता है? बेसिकली आपकी हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है किसमें? प्रोडक्ट में. ओके ओके, अब हमने देखा कि कंबशन जो है हमें हीट देता है और लाइट देता है. अब ये जो लाइट है ये दो तरीके से बाहर निकलती है. किन फॉर्म्स में? फ्लेम की फॉर्म में भी निकल सकती है और ग्लो की फॉर्म में भी निकल सकती है. जैसे कि अगर आपने कोयले को गर्म होते हुए देखा हो, उसका कंबशन देखा हो, तो आप ये देखेंगे कि उसमें आपको ग्लो मिलेगा, आपको पर्टिकुलरली फ्लेम नहीं मिलेगी, आग नहीं देखने को मिलेगी. सो ग्लो हमें किसके केस में मिलता है? बर्निंग ऑफ कोल. इट इज एन एग्जांपल. एंड फ्लेम आपको बर्निंग ऑफ वुड. अगर आप वुड को बर्न होते हुए देखेंगे तो उसमें आपको प्रॉपर फ्लेम देखने को मिलेगा. ओके, अब हम ये बोलते हैं कि हमारे पास वेरियस सब्सटेंसेस हैं. ठीक है, हम किन सब्सटेंसेस को कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बोल सकते हैं? तो दैट कैचेस फायर इजीली. ऐसे सब्सटेंस आपके जो कि फायर को इजीली कैच कर लेते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. एग्जांपल वुड, एलपीजी एटसेट्रा. ये जो सब्सटेंस है जैसे ही इन्हें इग्निशन दिया जाता है, जैसे ही इन्हें थोड़ी सी भी चिंगारी भी दी जाती है तो ये आसानी से जो है एटलीस्ट एलपीजी जो है वो आग पकड़ लेती है. इसका इग्निशन पॉइंट काफी लो होता है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. वुड भी जो है वो हमारा इजीली जो है बर्न हो जाती है. ओके, सो नेक्स्ट इज नॉन कंबस्टिबल. जैसे कि हमारा सैंड और रोक हो गया, तो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस जो कि आसानी से आग नहीं पकड़ते, दैट इज सैंड एंड रोक. Okay, what do we mean by supporter of combustion? There are certain gases which support combustion, जिनकी हेल्प के बिना combustion possible नहीं है. So that is oxygen. Oxygen is famous as supporter of combustion. Oxygen की absence में आपका combustion possible नहीं है. Non-supporter of combustion is hydrogen, nitrogen and CO2. Basically, we use CO2 as a extinguisher also. हम आग बुझाने के पर्पस से भी जो है CO2 को यूज करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर से हम क्या समझते हैं? द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग. कम से कम जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस बर्न होना शुरू होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसका इग्निशन पॉइंट. Okay, the lowest temperature at which a substance start burning. जिस भी particular temperature पे किसी भी substance ने जब combustion दिखाना शुरू किया उसे हम उसका क्या बोलते हैं? ignition temperature. Okay, अभी हमने पढ़ा था कि flammable जो होते हैं हमारे substances, उसके बाद हम पढ़ते हैं inflammable substances के बारे में हम पढ़ेंगे. Certain substances catches fire easily and have low ignition temperature. Example alcohol and petrol. देखिए, अभी तक हमने पढ़ा था combustible substances के बारे में कि जो फायर को easily कैच कर लेते हैं. अब हम पढ़ते हैं inflammable substances. हम किन्हें बोलते हैं? Certain substances catches fire easily. कुछ एक substances ऐसे होते हैं जो फायर easily पकड़ लेते हैं और साथ साथ उनका जो ignition temperature होता है वो भी काफी लो होता है. मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर पे जो है वो आग पकड़ लेते हैं. तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. एग्जांपल इज अल्कोहल एंड पेट्रोल. नेक्स्ट इज स्लो कंबशन.
देखिए जो सब्सटेंसेस इनफ्लेमेबल है वो तो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। स्लो कंबशन कौन से शो करते हैं? टेक प्लेस स्लोली एट लो टेम्परेचर एंड रिलीजेस लेस अमाउंट ऑफ हीट। ऐसा प्रोसेस जिसमें कि आपका लो टेम्परेचर पे कंबशन होता है और साथ ही साथ लेस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी वो भी बहुत कम होगी और आपका जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा वो भी कम होगा, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड। हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और उसमें हमारा जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो फिजिबल होता है। ओके, तो इसमें हमारा लो टेम्परेचर चाहिए होता है और लेस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, सो दैट हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट इज रैपिड कंबशन। देखिए कुछ एक सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेते हैं, जैसे हमने कंबस्टिबल को भी फर्दर हम क्लासिफाई कर रहे हैं, जैसे कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस और जो स्लो कंबशन शुरू करते हैं। नेक्स्ट इज रैपिड कंबशन। एलपीजी जो है हमारा वो रैपिड कंबशन के अंडर आता है, मतलब ये बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। When substance unexpectedly burst into flame and can cause serious fire। कुछ सब्सटेंस आपके ऐसे होते हैं जो एकदम से बर्स्ट हो जाते हैं और जिसकी वजह से सीरियस फायर केस भी हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस कंबशन। और वो सब्सटेंस क्या कहलाती है? स्पॉन्टेनियस सब्सटेंस। एग्जांपल है आपका जो सोडियम। सोडियम जो है आपका वो स्पॉन्टेनियस कंबशन दिखाता है। इसी वजह से जो सोडियम है उसको हम केरोसिन ऑयल की प्रेजेंस में रखते हैं, मतलब केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, सो दैट वो एयर के कांटेक्ट में ना आए, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आएगा वैसे ही ये आग पकड़ लेता है एंड इट कैन कॉज सीरियस फायर। ओके, ठीक है। अब हम करते हैं एक्सप्लोजन। इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ कंबशन। सडन प्रोडक्शन ऑफ, ये हमारे इसमें क्या होता है? हीट भी प्रोड्यूस होती है, साउंड भी और लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, जैसे एटम बम का एक्सप्लोजन होता है ना, तो उसमें हमारा जो है हीट भी प्रोड्यूस होती है, साउंड भी, और बहुत सारी पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इस तरह के कंबशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजन। ओके, देखिए अब हमारा कंबशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, इसके बेसिस पे भी हम कंबशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज कंप्लीट कंबशन एंड इनकम्प्लीट कंबशन। When sufficient amount of oxygen is available, the combustion gets completed। जब आपके पास sufficient amount of oxygen available है तो आपका combustion पूरी तरीके से हो जाता है, और जब भी आपकी complete combustion होता है तो उसमें क्या रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 रिलीज होती है, और साथ में क्या रिलीज होता है? हीट रिलीज होती है। ओके, नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन हम किसे बोलते हैं? When air present is not sufficient and produces highly poisonous CO, that is carbon monoxide। जब आपका कंबशन कंप्लीट नहीं होता, सफिशिएंट अमाउंट में आपकी ऑक्सीजन नहीं मिलती किसी भी सब्सटेंस को, तो वो क्या रिलीज करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे कि इसमें आपने एग्जांपल देखा, कार्बन का कोई भी आपका पर्टिकुलर सब्सटेंस है, उसको जब कंप्लीट ऑक्सीजन मिलती है तो वो किसमें कन्वर्ट हुआ? CO2 में। यहाँ पर तो हमने कार्बन लिखा है, ऐसे आपके हाइड्रोकार्बन्स में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इसके यहाँ पर इथेन, मीथेन, कुछ भी हो सकता था, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा सेम मिलेगा, दैट इज CO2 हीट। ठीक है, एनर्जी मिलेगी आपको, एंड इट इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हम ऊपर भी देख चुके हैं कि हमारी जो कंबशन है ये कैसी है? एक्सोथर्मिक। क्यों कहते हैं हम इसे एक्सोथर्मिक? क्योंकि यहाँ पर क्या रिलीज होती है? हीट रिलीज होती है प्रोडक्ट में। इनकम्प्लीट में हमने देखा कि यहाँ पर हमें प्रोडक्ट में CO2 ना मिलकर क्या मिलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस है, हम इसे आगे देखेंगे। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बेसिकली कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। जब ये हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होता है तो ये क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि हमारी बॉडी में जो है ऑक्सीजन की अमाउंट को कम कर देता है, एंड इससे फिर डेथ हो जाती है सफोकेशन की वजह से। तो कई बार क्या होता है कि सर्दी के टाइम पर लोग जैसे लकड़ी जलाए, ओके, अपने वार्म करने के लिए, और क्या रहता है कि जब एक बार आपकी फ्लेम जो है बुझ गई, उसके बाद लोग क्या करते हैं? उसे बंद कमरे के अंदर रख देते हैं। ठीक है, अब वहां पर आपका प्रॉपर, और ऊपर से दरवाजा बंद कर दो, तो वहां पर आपका
प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट ना होने की वजह से इनकम्प्लीट कंबशन होता है एंड दैट कैन कॉज सफोकेशन और दैट लीड्स टू डेथ। ओके, हमें बंसन फ्लेम के बारे में बताया गया है। जैसे आप एलपीजी का भी कंबशन देखेंगे तो उसमें आपको कई बार ब्लू कलर की फ्लेम दिखती है, कई बार येलो कलर की फ्लेम दिखती है। जब आपकी ब्लू कलर की फ्लेम होती है दैट signifies that the combustion is complete. ओके, बट जब आपको येलो कलर की फ्लेम मिले दैट मीन्स जो आपके उसमें होल्स प्रेजेंट है उसमें कुछ ना कुछ पूरा फंस गया है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही है और इनकम्प्लीट कंबशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कई बार हमारे कंटेनर्स जो है उस पे ब्लैकिश भी लगता है नीचे से, क्योंकि वो जो सूदी पार्टिकल्स जो रिलीज होते हैं वो उसको ब्लैक कर देते हैं। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फ्लेम। अभी तक हमने कंबशन के बारे में पढ़ा, हमने कंबशन को जो है अलग अलग तरीके से देखा, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। कैसे? सबसे पहले तो हमने कंबस्टिबल सब्सटेंस देखी, क्या कि जो आसानी से फायर को कैच कर लेते हैं उसे हम कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। अब कंबशन के लिए हमने एक नेसेसिटी देखी कि ऑक्सीजन जो है वो सपोर्टर ऑफ कंबशन है, दैट मीन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आपका कंबशन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि कितना टेम्परेचर चाहिए कंबशन के लिए, ठीक है, तो इग्निशन टेम्परेचर हम टर्म बोलते हैं कि जो लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट बर्न, वो लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस बर्न होना शुरू होता है उसे हम उसका क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अलग अलग कैटेगरीज में जो है सब्सटेंसेस को डिवाइड किया जो कि कंबशन शो करते हैं, जैसे कि इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस जो कि फायर that catches fire easily and have low ignition temperature, जिनका लो ignition temperature होता है जैसे कि अल्कोहल एंड पेट्रोल। फिर स्लो कंबशन में हमने देखा जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, जिसमें कि लेस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है और ये लो टेम्परेचर पे ही होता है। रैपिड कंबशन जो कि बहुत ही जल्दी पकड़ती है और इसमें आपका एलपीजी का एग्जांपल है। स्पॉन्टेनियस जो एकदम से आग पकड़ती है एंड इसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल है सोडियम। सोडियम को इसी वजह से केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है वैसे आग पकड़ लेती है। ओके, एक्सप्लोजन हमने देखा कि सडन प्रोडक्शन ऑफ नॉइज, साउंड एंड हीट, ठीक है, और लार्ज अमाउंट में जो गैसेस रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजन बोलते हैं। ओके, फिर हमने देखा कि अगर हमारा कंबशन कंप्लीट हो रहा है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है तो वो हमारा क्या है? कंप्लीट कंबशन। जहां पर हमें कंप्लीट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही उसे हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट कंबशन, और वो क्या रिलीज करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और जबकि कंप्लीट कंबशन में क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो नेक्स्ट इज फ्लेम। इट इज अ रीजन वेयर कंबशन ऑफ ए सब्सटेंस टेक प्लेस। जहां पर आपका कंबशन ऑफ सब्सटेंस होता है उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? फ्लेम। जो कि हमें आग मिलती है उसे हम उस रीजन में पर्टिकुलरली कंबशन ही हो रहा होता है जिसकी वजह से हमें वो आग मिलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लेम बोलते हैं। ओके, फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बाय दोस सब्सटेंस व्हिच वेपोराइज ऑन हीटिंग। जैसा कि हमने उधर देखा कि कुछ एक सब्सटेंसेस जो हैं वो तो सिर्फ ग्लो करते हैं और कुछ एक फ्लेम देते हैं, तो जिन सब्सटेंसेस के अंदर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं वो हमें क्या देते हैं? फ्लेम देते हैं, और जिनमें वेपर्स प्रेजेंट नहीं होते वो सिर्फ ग्लो देते हैं। ओके, एग्जांपल इज केरोसिन ऑयल प्रोड्यूसेस फ्लेम, जबकि कोल जो है नहीं प्रोड्यूस कर पाते। ओके, सो अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैंडल जो हमें फ्लेम देती है उसको हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं। हम 3 जोन्स में डिवाइडेड होती है, तो क्या है वो हम देखते हैं। देखिए, कैंडल को हम बेसिकली 3 जोन्स में डिवाइड करते हैं, इनर मोस्ट जोन, मिडिल जोन एंड आउटर जोन। क्या होता है कि ये जो इनर मोस्ट जोन है यहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डार्क जोन, बिकॉज यहाँ पर आपका कंबशन नहीं होता, तो ये क्या क्रिएट करता है? डार्क जोन। मिडिल जोन में जो है आपकी मॉडरेट अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस जोन। और आउटर जोन में आपकी अच्छी अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल होती है और ये काफी अच्छे से जो है फ्लेम देता है, इसको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। ओके, ठीक है, अब इसके बाद फ्लेम का टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है। लास्ट टॉपिक इज फ्यूल्स।
इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है फ्यूल्स। सो फ्यूल बेसिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज अ सब्सटेंस दैट कैन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस हीट इन ए कंट्रोल्ड मैनर। देखिए कंबशन में जो है ये टर्म नहीं आती कंट्रोल्ड मैनर, ठीक है। आपको कंबशन में बेसिकली बस ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, जैसे कि हमने इसके इधर भी देखा, स्पॉन्टेनियस में देखा कि कोई कंट्रोल्ड वे में नहीं है कंबशन का जो हीट है, बट जो फ्यूल है उसमें हमें कंट्रोल्ड वे में जो है क्या मिलती है? हीट मिलती है, ठीक है। हमें जिस सोर्स से फ्यूल मिलते हैं उसके बेसिस पे हमने फ्यूल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज प्राइमरी फ्यूल एंड सेकंड इज सेकेंडरी फ्यूल। So how do we define primary fuel? That occurs in the nature. जो हमें नेचर से itself मिलते हैं उनसे क्या बोलते हैं? जिससे हमें कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती, जैसे कि वुड हो गया, ठीक है, हम पेड़ों से डायरेक्टली लेते हैं, तो दैट इज प्राइमरी फ्यूल, जिसपे हमने कोई भी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं की है, ठीक है। कोल हो गया, आपको जमीन से मिलता है, और एनिमल डंग, जो कि आपके एनिमल्स के जो डंग है, वेस्ट मटेरियल जो है, उसमें भी हम कोई प्रोसेसिंग नहीं करते और उसको डायरेक्टली एज ए मैन्योर यूज किया जाता है, खाद की तरह यूज करते हैं जो हमारे फार्मर्स हैं वो, ठीक है। तो उसके बाद सेकेंडरी फ्यूल जो है obtained from the natural fuels by physical और chemical process। क्या रहता है कि जैसे हमारे पास पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, उस पे बहुत सारी प्रोसेसिंग की जाती है और उससे अलग अलग तरीके के जो है सेकेंडरी फ्यूल्स लिए जाते हैं। जैसे कि हमें जो पेट्रोल और डीजल है वो हमें किससे मिलता है? पेट्रोलियम से ही मिलता है, ओके। एंड जो ये बायोगैस प्रोड्यूस होती है ये भी किससे प्रोड्यूस होती है? एनिमल डंग से, उस पे प्रोसेसिंग करने के बाद, ओके। उनकी जो फिजिकल कंपोजिशन है फ्यूल्स की, उसके बेसिस पे भी हमने फ्यूल्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर रखे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट इज सॉलिड, इट लीव्स सम ऐश, एग्जांपल वुड एंड कोल। देखिए जो सॉलिड फॉर्म में जो भी आपके फ्यूल्स हैं वो ऐश रिलीज करते हैं, राख बनती है एंड में, जैसे कि आपका वुड और कोल हो गया। लिक्विड फ्यूल जो है आपका डजंट लीव एनी रेजिड्यू, उसमें कोई भी रेजिड्यू नहीं रहता, जैसे कि केरोसिन ऑयल और पेट्रोल, ओके। आपका ऑल्दो जो है कुछ एक पॉल्यूटेंट्स हैं बट ऐश की फॉर्म में नहीं होते आपके जो भी रेजिड्यूल है, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, फ्यूल्स की कैटेगरीज में लास्ट टॉपिक है आपका गैसियस फ्यूल, जैसे कि नेचुरल गैस। अब ये नेचुरल गैस भी आपका कोई सॉलिड फॉर्म में ऐश रिलीज नहीं करती है, ओके। किसी भी सब्सटेंस को अगर हम वापस से जनरेट कर सकते हैं तो उसे हम रिन्यूएबल बोलते हैं, और नहीं किया जा सकता रिप्लेनिश तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल। तो इस बेसिस पे भी हमने फ्यूल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, जो कि हमें मतलब फ्रीक्वेंटली हमें जो है प्रोड्यूस भी हो रहा है और हमें मिल जाता है, लेकिन कुछ एक सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है और हम उसे दोबारा नहीं पा सकते अगर वो एक बार खत्म हो गए तो रिन्यूएबल फ्यूल्स कैन बी रिप्लेनिश्ड एंड नेवर एग्जॉस्ट, कभी भी खत्म नहीं होते, जैसे कि काउडंग फ्यूल, ओके, ये हमें हमेशा अवेलेबल रहेंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे कौन से होते हैं जो कि हमारे पास फाइनाइट अमाउंट में प्रेजेंट है, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम। एज वी नो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इनको प्रोड्यूस करने में, ठीक है, तो हम इसको इतनी आसानी से प्रोड्यूस दोबारा नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही ध्यान से यूज करना चाहिए, ठीक है। अब एक टर्म है कि किसी भी फ्यूल को हम अच्छा या बुरा किस बेसिस पे कह सकते हैं, तो उसके जो मापदंड के लिए जो हमने यूनिट बनाई है दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज द हीट लिबरेटेड व्हेन 1 gram of fuel burns completely in oxygen expressed in kilogram. What do we mean by calorific value of a fuel? So, calorific value of a fuel is the heat liberated when 1 gram of fuel burns completely in oxygen. जब हम किसी भी फ्यूल का 1 ग्राम बर्न कर दें उसके बाद जो हीट हमारी जनरेट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, ओके। So characteristics of an ideal fuel. Ideal fuel as in ऐसा फ्यूल जिसे कि हम कम क्वांटिटी में यूज करें और हमें आउटपुट ज्यादा मिले, ठीक है। तो इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब कि हम कम मतलब कि ज्यादा जो है हीट हमें मिले उसे हम बोलते हैं कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए उसकी, ठीक है। मतलब कि हम कम फ्यूल बर्न करें और हमें जो हीट है वो ज्यादा अमाउंट में मिले,
तो उसे क्या बोलते हैं, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। सेकेंड इज मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन। देखो कंबशन का हमने क्या बोला था कि कंबशन इज ए फिनोमेना ऑफ ए सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कि मतलब मॉडरेट कंबशन का मतलब है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो कंबशन में हमें क्या मिलता है, हीट और एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो अगर वो ज्यादा हो जाएगी, जैसे कि हमने स्पॉन्टेनियस के केस में देखा था, तो अगर वो ज्यादा हो जाएगी तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है ना, तो कंबशन का तो एक्सटेंड ज्यादा भी हो सकता है। तो दैट्स व्हाई उसकी जो कंबशन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए। इट शुड हैव मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। लो क्यों नहीं होना चाहिए, मॉडरेट हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है गर्मी के टाइम पे कई बार गर्म ज्यादा भी हो जाता है, तो अगर ऐसा फ्यूल होगा जिसका इग्निशन पॉइंट बहुत ही ज्यादा लो होगा तो वो अपने आप ही टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा, कंबशन स्टार्ट हो जाएगी उसमें, तो उसका मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। ओके, इकोनॉमिकल एंड अवेलेबल। इकोनॉमिकल टर्म हम जहां भी यूज करते हैं, इट मींस उसकी जो प्राइस वैल्यू है वो उतनी होनी चाहिए कि जो नॉर्मल पीपल है वो उसको मीट कर पाए। ओके, अफोर्डेबल होनी चाहिए एंड इट शुड बी अवेलेबल। ऐसा नहीं कि ठीक है चीप तो है बट अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, तो अगर कोई फ्यूल है तो उसको इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए, ठीक है। इट शुड नॉट रिलीज हार्मफुल गैसेस। आइडियल फ्यूल की सबसे अच्छी पहचान यही है कि उसमें जो है पॉल्यूटेंट्स नहीं क्रिएट होना चाहिए, ठीक है, जो कि आज की हमारी बहुत ही कठिन समस्या है कि बहुत सारे जितने भी हमारे फ्यूल्स हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, पॉल्यूटेंट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम टॉपिक पढ़ते हैं गैसेस रिलीज व्हेन फ्यूल बर्न। हमारे अलग अलग जो फ्यूल्स हैं उसके बर्न होने पर हमें अलग अलग तरीके की गैसेस मिलती हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, ठीक है, जो कि हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर क्या बना देती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि फर्दर क्या करता है, हमारे ब्लड में जो है सप्लाई जो ऑक्सीजन की रहती है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से सफोकेशन हो जाती है, ठीक है, और इससे जो है रेस्पिरेटरी डिसीजेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। CO2 जो है वो मेजर हमारी क्या की 87% जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन रिस्पॉन्सिबल है, CO2। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, बेसिकली हमारा जो अर्थ है उसका टेम्परेचर टाइम टू टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो इंक्रीज किस लिए हो रहा है, बिकॉज जो CO2 की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये हीट को ट्रैप कर लेती है और उसको फिर बाहर नहीं जाने देती, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि हमारा जो टेम्परेचर है, जो एवरेज टेम्परेचर है वो भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। गर्मी के टाइम पर कई बार हमें बहुत ही पीक पे टेम्परेचर देखने को मिलता है, जो हाईएस्ट टेम्परेचर हमारे इंडिया में अभी तक रिकॉर्डेड है वो 51 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, जो कि राजस्थान वाले इलाके में है। एंड इसकी वजह से ग्लेशियर्स भी जो है वो पिघलने लगे हैं, ठीक है, जो उसकी जिसकी वजह से आपके रिवर्स में बाढ़ आने के भी चांसेस हैं। तो CO2 जो है वो हमारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन है, ठीक है, जो कि आपके व्हीकल से रिलीज होते हैं, पेट्रोल का जब कंबशन होता है तो क्या रिलीज होते हैं, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। बेसिकली जो सल्फर और नाइट्रोजन है वो क्या करते हैं कि इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिकली आपकी वेपर्स के साथ मिक्स हो जाते हैं एंड इट कॉजेस एसिड रेन, और ये जो एसिड रेन है हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी खराब करे, जैसे ताजमहल जो है उसका रंग जो है वो पीला पड़ने लग गया है, उसकी रीजन क्या है, एसिड रेन। दूसरा हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को खराब करती है एसिड रेन। फोर्थ इज लेड एंड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट। बहुत सारे आपके ऐसे ही जितने भी जैसे आपके फ्यूल्स जब बर्न होते हैं तो बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स जो है वो हमारे एयर में घूमते रहते हैं, जो कि बहुत सारे डिसीजेस क्रिएट करते हैं। एंड इवन जो आपका व्हीकल है उनसे जो आप डीजल यूज करें, पेट्रोल यूज करें, उसमें भी आपका लेड रिलीज करता है एंड लेड भी हमारे लिए सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। So the last topic of this chapter is fire extinguisher. Okay? बेसिकली क्या होता है कि कई बार जो सीवियर जैसे बहुत सारी बिल्डिंग्स में जो है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल किया जाता है, और कई जगह आप देखेंगे रेड और ब्लैक कलर का CO2 एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है। CO2 का क्या बेसिकली रहता है कि ये हैवी गैस है, ओके, और जब अगर कहीं आग लग रखी हो वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, कोई भी कंबशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, ऑक्सीजन।
कंपैरेटिवली आपकी CO2 क्या है, हैवी है, तो उसकी वजह से आपकी आग बुझ जाती है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा CO2 एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट इज सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। क्या होता है, बेसिकली एक आपका कंटेनर है, ठीक है, उसमें आप सोचिए आपने उसमें सोडा डाला, बेकिंग सोडा जो कि हम घरों में कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, जब इसे हम H2SO4 के साथ मिक्स होता है, क्या रहता है कि उसके कैप में जो है, सपोज ये बोतल है आपकी, ठीक है, जो कि सोडा फायर एक्सटिंग्विशर है, यहाँ पर आपका सोडा फिल्ड है और जो इसकी कैप है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है। जब इसको खोला जाता है तो क्या रहता है कि जो एसिड है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, सोडा के साथ रिएक्ट करता है, और जब आपका सोडा एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट और उसके साथ में H2O प्लस में CO2, और CO2 आपकी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आग को बुझाने के लिए। ठीक है, सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच।